मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। सबसे पहले आज आप सभी लोगों को दशहरा विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह पर्व विजयोत्सव पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। आप सब लोगों को पुनः दशहरा की बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अब मैं इस एपिसोड के बारे में बात कर रहा हूं, जो गोंडा गेस्ट हाउस में वहां के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एसडीएम, जो जन सूचना अधिकारी या प्रथम अपीली अधिकारी अपने विभाग में हैं, उनसे आरटीआई पर चर्चा पर केंद्रित है, जिसमें मुख्य रूप से उन लोगों का सवाल था, क्या आरटीआई में 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर से लगाई गई आरटीआई में खतौनी की प्रति दी जा सकती है। आप पूरा एपिसोड देखिए, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। आज मैं गोंडा गेस्ट हाउस में हूं और एक अनौपचारिक बैठक में कर रहा हूं सर्किट हाउस में ही, जिसमें यहाँ के एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार आए हुए हैं। उस बैठक में मुख्य रूप से आरटीआई पर ही चर्चा होगी। आरटीआई के तमाम प्रावधान, उन पर थोड़ी चर्चा होगी और मुख्य चर्चा होगी कि इन लोगों के पास यदि कोई सवाल है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि सवाल अगर केस स्टडी के आधार होगा तो समझने और समझाने में हम लोगों को सहूलियत होगी। जैसे किसी के पास कोई आरटीआई आई हो और उनको ये लगता हो कि ये जटिल आरटीआई है और बहुत समझ में नहीं आ पा रहा है कि इसका जवाब क्या दें। कभी कभी आरटीआई डालने वालों की ओर से ऐसे सवाल आते हैं जिसमें जन सूचना अधिकारी को समझ नहीं आता है कि इसका क्या जवाब दें। तो एक तो ये केस स्टडी आधारित सवाल अगर करेंगे ज़्यादा ठीक होगा। दूसरा एक सलाह यह है कि जो समझ में न आए आरटीआई, तो उसमें बेहतर हो कि जो आरटीआई लगा रहा है उसको बुला करके समझ लें कि आखिर वो चाहता क्या है। अगर वह समस्या का समाधान चाहता है तो समस्या का समाधान अगर विधि सम्मत है तो आरटीआई के आलोक में उसको किया भी जा सकता है। अगर समस्या का समाधान नहीं कर सकते और विधि सम्मत नहीं है तो आरटीआई का जो जवाब आपके पास पत्रावली पर उपलब्ध हो वो दे दें। मूल सवाल यह है कि आरटीआई का जवाब आप विधि सम्मत तरीके से दें, 30 दिन के भीतर दें, कोई देरी न हो। और बेहतर हो कि जो जवाब आपकी पत्रावली पर धारित हो या जहां भी जितना संभव हो उतना जवाब दें। लेकिन आरटीआई के आलोक में अगर कोई समस्या का समाधान चाहता है तो आरटीआई समस्या समाधान के लिए नहीं है, आरटीआई केवल सूचना के लिए है। ये मैं बार बार दोहराता हूँ। तो पहले हम लोग परिचय करेंगे, तो परिचय यहाँ से शुरू करेंगे। मैं सुशील कुमार, एसडीएम गोंडा। मैं अशोक कुमार गुप्ता, एसडीएम न्यायिक कर्नलगंज। मैं यशवंत राव, एसडीएम न्यायिक मनकापुर। नमस्कार सर, मैं भारत भार्गव, एसडीएम तरफगंज। नमस्कार सर, मेरा नाम चंदन जायसवाल है, नायब तहसीलदार बेलफर तरफगंज। मैं संतोष कुमार यादव, नायब तहसीलदार करनेलगंज। प्रणाम सर, मैं रंजन वर्मा, नायब तहसीलदार नवाबगंज। प्रणाम सर, मैं राम प्रताप पांडे, नायब तहसीलदार डिक्सिर। प्रणाम सर, मैं देवेंद्र यादव, नायब तहसीलदार परसपुर, तहसील कर्नलगंज। नमस्कार, मैं तहसीलदार तरफगंज, मेरा नाम परशुराम। नमस्कार सर, मनीष कुमार, तहसीलदार कर्नलगंज। नमस्कार सर, मैं तहसीलदार सदर सत्यपाल सिंह। आप सवाल करें वो भी केस बेस्ड, तो उस सवालों का बेहतर ढंग से जवाब दे सकते हैं। कोई किसी के पास आरटीआई आई हुई है और आरटीआई उसको लगता है कि इसमें जवाब दिया क्या जाए। जवाब देना थोड़ा मुश्किल लगता है, उसके समझ में नहीं आता है कि जवाब दिया जाएगा। तो इसका एक वो है कि अगर उसके पास धारित है तो वो दे, नहीं धारित है तो कहे कि हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे यहाँ धारित नहीं है। 30 दिन के भीतर उसको ये कहना चाहिए इन राइटिंग।
लेकिन अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता है, जैसे 4, 5, 6, 8 RTI सवाल पूछे गए, उसमें लगता है कि उलझाऊ सवाल है, क्या दिया जाए, तो वह प्रथम दृष्टया तो एक तो टेलीफोन पे बात ना करें आप किसी RTI डालने वाले से, बात करें तो कार्यालय में बुला करके बात करें। नहीं होता क्या है कि टेलीफोन पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है, आप रिकॉर्ड कर रहे हो या वो स्वयं रिकॉर्ड कर रहा हो, कोई ऐसी बात हो जाए जो ऐसा लगे कि नहीं कहनी चाहिए, तो बेहतर हो कि उसको बुलवा लें या बुला लें और कहें कि आइए बैठिए, आपकी RTI जो लगाया है वो बहुत समझ में आ नहीं रही है, आप कहना क्या चाहते हैं। आप बुला के बात कर सकते हैं, ये एक प्रकार से पंचायत जैसा है। तो अगर पंचायत से किसी समस्या का समाधान निकलता है, RTI का जवाब पंचायत तो केवल इसलिए कर रहे हैं आप समझने समझाने के लिए ना, अगर प्रश्न आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो पंचायत तो करनी चाहिए, मुझे लगता है कि बुला के आपको पूछना चाहिए। हाँ, टेलीफोन पर बहुत ज़्यादा बात इसलिए नहीं करें क्योंकि बहुत बहुत बार टेलीफोन पर आप जैसे अधिकारियों ने ही बताया कि जब टेलीफोन मैंने किया, उनका ठीक है मैं आपको आयोग में मिलूंगा। इस तरह की चीज़ें जो है होती हैं तो अच्छा नहीं लगता। आप लोग भी कहते हो कि मैंने टेलीफोन पर बात की, उनका मैं सूचना आयोग मिलूंगा, अब यहाँ क्या मिले हम आप, तो बेहतर हो कि उनको बुला लें, भाई आपकी RTI समझ में आ नहीं रही है, आप बताइए आपको चाहिए क्या। तो इसमें से अगर किसी के पास ऐसा कोई केस स्टडी जैसा हो तो वो सवाल अगर रखें तो मुझे लगता है कि जवाब देने में हमको सहूलियत होगी। सत्यपाल सिंह, तहसीलदार सदर गोंडा सर। हाँ, कई बार सरकारी कर्मचारियों की सर सेवा संबंधी जो अभिलेख होते हैं उनके संबंध में सूचना मांग ली जाती है कि इनकी सेवा अभिलेखों में जन्म तिथि क्या दर्ज है या पता क्या दर्ज है या इनके परिवार के किसी अमुक सदस्य का नाम क्या है, इस तरह की सूचनाएं मांग ली जाती हैं। तो सर क्या ऐसी सूचनाएं 8वां जो एक्ट का है सूचना के देने से छूट देने वाला जो सर प्रोविजन, नहीं देखिए उसके अब इसमें देखना ये पड़ेगा कि मांगा किसने है। अगर सेवा के बारे में उसकी पत्नी ने मांग लिया है सर तो देना चाहिए, सर लेकिन किसी गैर ने मांगा है जिसका उस केस से कोई संबंध नहीं है तो क्यों देंगे आप, सर फिर ये थर्ड पार्टी सूचना हो जाएगी। जी सर, पर व्यक्ति से संबंधित पर व्यक्ति से सूचना ये मना कर सकते हैं। सर और सेवा पुस्तिका तो किसी की भी किसी को नहीं दी जा सकती है सर केवल उसकी पत्नी को, सर क्योंकि पत्नी का व्यापक सरोकार होता है। अभी एक कोई RTI विवाद हो, कोई मामला, हाँ बताए। अभी एक RTI सर हमारी तहसील में ही आया हुआ है, तो उसमें आवास कौन सा आवास किसको आवंटित किया गया है सरकारी कर्मचारियों को, इस तरह का पूछा गया है। इस तरह का सवाल जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, ये निजी सूचना है। सर निजी सूचना इस सेंस में कहेंगे कि किसी के आवास के पते से आपको क्या लेना देना है। कोई लोकहित निहित नहीं है सर, कोई लोकहित नहीं है, सर्वोदय कोई लोकहित नहीं है। सर और यह कि यह सवाल किया भी क्यों जा रहा है, जी सर, इसमें व्यक्तिहित समाहित हो सकता है, तो व्यक्तिहित के लिए तो किसी सवाल का जवाब देने कोई मतलब नहीं है। सर अगर किसी जनप्रतिनिधि कोई चुना गया है सर और उसके आय या जाति के संबंध में जो प्रमाण पत्र तहसील से नहीं, सवाल ही नहीं, जनप्रतिनिधि के बारे में क्यों सवाल करेंगे। सर वो ये कह सकता है सर हाँ। कि ये जनता के द्वारा चुना गया वो है व्यक्ति है और इसके जो दस्तावेज हैं उनको प्रकटित किया जाना। मूल सवाल ये है सर कि क्या वो सूचना आपके यहाँ धारित है, यदि अगर धारित है सर तो आप दे सकते हैं, जो पब्लिक डोमेन में है सर उसको देने में कोई दिक्कत नहीं है। सर जो पब्लिक डोमेन में है उसको देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर विधायक की वो जन्मतिथि मांगता है सर, उसकी मार्कशीट के बारे में मांगता है, उसकी शिक्षा के बारे में मांगता है, तो आप ये विचार करें कि क्या वह सूचना उसको देने से कोई लोकहित तो प्रभावित नहीं हो रहा है। अगर उसमें लोकहित है तो आप उसको भी दे सकते हैं क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है। मुख्य बात यही है सर, हाँ, जो संकल्पना लोकहित वाली है, हाँ, वो अगर उसमें नहीं लोकहित सर्वोपरि, लेकिन लोकहित परिभाषित करते समय आप उसमें फिर अपना दिमाग न लगाएं। सर ये देखें कि वास्तव में
लोकहित है या नहीं है। और किसी सवाल का जवाब देने से पहले आप एक बार वादी की तरह अपने को जी सर। मान लें कि हम वादी हैं, वादी के रूप में हम ये सवाल पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। क्या वादी के रूप में आपको उस सवाल का जवाब दिया जाना न्यायोचित है, प्रासंगिक है? अगर हाँ, तो आप उस सवाल का जवाब दे सकते हैं, बशर्ते कि वह आपके पास हो। सूचना का सृजन, सूचना का कलेक्शन, इसका कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, एक ही विभाग में बहुत सारी सूचनाएं मांगी गई हैं, तो आप कलेक्शन करके दे सकते हैं, उसमें आपको देर लग सकती है, तो आप ये कह सकते हैं कि सूचना को देने में हमको देर लगेगी, इस सूचना को हम कलेक्ट कर रहे हैं और इसको हम आपको जल्द ही देंगे, लेकिन ये भी इन राइटिंग में आप 30 दिन के भीतर कहेंगे। और किसी का कोई सवाल है? सर कई बार खतौनियाँ मांग ली जाती हैं सर, नहीं, जैसे खतौनी देने का कोई प्रावधान नहीं है। शुल्क जमा करके सर, हाँ, शुल्क जमा करा के वो प्राप्त करें संबंधित विभाग से, कुछ लोग लेकिन यह 30 दिन के भीतर वो आप उनको बता दें। सर कुछ लोग आरटीआई में एप्लीकेशन भेज देते हैं, मेल कर देते हैं सर, ऑनलाइन कर देते हैं, और फिर वो कहते हैं कि हमारी खतौनी हमको निर्धारित शुल्क 10 रुपये दे के हमारी खतौनी नहीं, 10 रुपए में खतौनी नहीं मिलेगी। आप उनको 30 दिन के भीतर, चाहे मेल से करें तो भी 30 दिन, और मेल से करें तो और अच्छा, आप तुरंत ही आप उनको जवाब दे सकते हैं, भाई ये खतौनी जो है संबंधित विभाग में, विभाग ये है, वहाँ से शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। 10 रुपए में खतौनी आपको नहीं जो चीज़ सर हमारे यहाँ निर्धारित शुल्क देकर जो दी जाती है, देने का प्रोविजन पहले से है, उसको तो आरटीआई में देने का कोई मतलब ही नहीं है सर। नहीं, आरटीआई में आप क्यों देंगे जी? आप खतौनी तो अगर शुल्क जमा करके लेने का प्रावधान है, शुल्क से बचने के लिए कभी कभी इस तरह का आरटीआई लगती है, तो शुल्क से भी बचने के लिए सर अपनी सुविधा भी देखता है आदमी की। नहीं, सुविधा, अब सुविधा समाधान के लिए तो आपका मूल काम तो सुविधा देना ही है ना जी सर। लेकिन आरटीआई के माध्यम से अगर कोई सुविधा लेना चाहता है तो आप उसको सूचना दे करके उसको सुविधाजनक बना दीजिए। आपका कोई सवाल है? होते हैं सर, वो कुछ भी मांगते रहते हैं ऐसे ही। सर मैं बहराइच में था सर, वहाँ पे एक रोशनलाल नाविक हैं, शायद सर आप जानते होंगे, उनकी 150-200 लगती हैं रोज। तो वो सर मतलब आते हैं, ये सर ने जो बताया यही उनके ज़्यादा, तालाब कितने हैं, तालाब पे कितना कब्जा है, ये सब सूचना वो हमेशा मांगते रहते थे। आपके तहसील में टोटल तालाब कितने हैं, कितने तालाबों पर कब्जा है, उनकी सूचना उपलब्ध कराइए। इस तरीके से देखिए, ऐसा है, इस तरह की सूचनाएं तो मान लीजिए जो पथरावली पर उसको आप दीजिए, कितने तालाब हैं ये तो आप दे सकते हैं सर, कितने तालाबों पे कब्जे हैं ये कैसे आप दे सकते हैं? नहीं सर, तालाब की तो खतौनी भी निकलती है सर, तो हम लोगों ने सर बात करके उनको बता दें कि भाई अमुक जगह से सूचना मिलेगी, वहां से अलग से एप्लीकेशन देकर के आप मांग सकते हैं सर। उसका एक सबसे बढ़िया तरीका, अगर आपका सूचना नहीं है आप उनको 30 दिन के भीतर ये बता दें कि अमुक विभाग से ये खतौनी मिलेगी या इसका ब्यौरा मिलेगा, आप उसको निकाल कर उसको वहाँ से नया एप्लीकेशन या वहाँ से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सर आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।